12वीं की पढ़ाई करके एक गरीब खूबसूरत सी लड़की एक भट्ठे पे मजदूरी करने के लिए जाती थी। और वो दोस्तों देखने में इतनी खूबसूरत थी, जो देखता था वही उसका दीवाना हो जाता था। बेहद ही खूबसूरत थी, एक मजदूर लड़की थी। ऐसे ही वो भट्ठे पे काम कर रही होती है और एक दिन उस भट्ठे के मालिक का नज़र उस लड़की पे पड़ती है और वो भट्ठे का मालिक उस लड़की से बातें आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या दोस्तों एक अमीर लड़का एक मजदूर गरीब लड़की से सच में प्यार कर रहा था या उसकी एक सिर्फ हवस थी? जानेंगे दोस्तों पूरी कहानी इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपके छोटे भाई का है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक जिले से। उस जिले में दोस्तों एक चौधरी साहब रहते हैं जिनका नाम होता है अशोक कुमार चौधरी। दोस्तों चौधरी साहब के पास 4 ईंट के भट्ठे होते हैं, 500-600 बीघा जमीन भी होती है। इसकी वजह से दोस्तों आसपास के इलाके में चौधरी साहब का बहुत नाम था, बहुत इज्जत थी, बहुत रुतबा था। और चौधरी साहब के परिवार में उनकी एक पत्नी थी, उनकी एक बेटी थी जो कि शहर में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। वो बीटेक करके शहर में ही किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, 30-40 हज़ार रुपये उसकी सैलरी भी थी। तो दोस्तों सब कुछ ऐसे ठीक ठाक चलता रहता है और उन्हीं के ईंट के भट्ठे पे मजदूर बहुत सारे 200-250 मजदूर काम कर रहे होते हैं। और दोस्तों उनमें से एक मजदूर थे जिनका नाम था सुखदेव और उन्हीं के साथ उनकी बेटी भी मजदूरी करने के लिए जाया करती है, जो कि 12वीं की पढ़ाई करके आई थी और अपने माता पिता के साथ भट्ठे पे मजदूरी करने के लिए जाया करती थी। दोस्तों उस लड़की का नाम था रेखा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तो दोस्तों वो भी जाया करती थी। वैसे समय बीतता है। एक दिन चौधरी साहब अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा हर्षवर्धन, तुम वहाँ कंपनी में कितने दिन तक काम करोगे? अपने पास इतना बड़ा बिजनेस है, आखिर आगे चल के इस बिजनेस को तुमको ही संभालना है। तो अभी से आओ, मेरा हाथ बटाओ, अपना ईंट के भट्ठे का बिजनेस संभालो। अगर पहले से ही संभालते रहोगे तो आगे चल के तुम्हें आसानी होगी। हर्षवर्धन बोलता है कि ठीक है पिताजी, मैं आता हूँ। हर्षवर्धन शहर अपने गांव आ जाता है, भट्ठे की देखरेख करने लगता है। तो एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते भट्ठे को देखते हुए वो जा रहा था, उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि मिट्टी में पानी डाल के मिट्टी को पैरों से अपने मसल रही है, उसको ईंट बनाने के लिए तैयार कर रही है। और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत और उसके हाथों में पैरों में पूरा कीचड़ लिपटा हुआ था, पसीने से तरबतर थी और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। तो उसका चेहरा पसीने की वजह से खिल के एकदम सामने आ रहा था, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में कोई प्यारा सा कमल खिला हो। हर्षवर्धन देखता है, वो अपने काम करने में बिजी थी। फिर जब रेखा हर्षवर्धन को देखती है तो वह फटाक से मिट्टी से बाहर निकलती है, पास में रखा दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ लेती है। फिर हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है। फिर एक बार ऐसे ही आता है, देखता है वही काम कर रही होती है। फिर हर्षवर्धन को वो देखती है, बगल में से दुपट्टा उठाती है, सर पे रख लेती है। तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन हर्षवर्धन आता है और उसे देख रहा होता है। तब से रेखा की माँ बाप उधर से आ रहे थे। वो पहचान गए कि ये मालिक का बेटा है
घूमने के लिए आया है। तो वो आते हैं, हर्षवर्धन से नमस्ते करते हैं रेखा के माँ बाप। बोलते हैं कि अरे भैया, आप जो है कि यहाँ क्या कर रहे हो, धूप लग रही है, हम मजदूरों के बीच आप आके खड़े हो, अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाओ अपने ऑफिस में बैठो, धूप में खड़ा रहने से क्या फायदा। तो हर्षवर्धन बोलता है ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, बस ऐसे ही आया था घूमने फिरने के लिए। तो देखा कि ये एक लड़की है जो मेहनत से काम कर रही है, इतना मिट्टी को मसल रही है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो आटा भी नहीं गूंथती, और ये एक ट्रॉली मिट्टी है, इसमें पानी डाल रही है, इसको मसल रही है, परेशान हो रही है, वही मैं देख रहा था। तो रेखा के माता पिता कहते हैं कि बेटा, ये मेरी बेटी है, इसका नाम रेखा है, 12वीं की पढ़ाई कर रही थी अपने नानी के यहाँ। इसकी नानी की देहांत हो गई तो हम लोग इसको अपने पास में बुला लिए हैं। तो घर में अकेली रहती थी, इसलिए कहे कि चलो तुम भी चलना, कुछ मजदूरी करोगी, कुछ पैसे ही मिलेंगे। तो हर्षवर्धन बोला कि आपका नाम क्या है। तो रेखा के पिता का नाम होता है सुखदेव। तो हर्षवर्धन पूछता है कि बताओ आप लोग कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो। तो रेखा के पिताजी बोलते हैं कि हम लोग यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन कहता है कि अरे, तो बहुत लंबा समय होता है। हर्षवर्धन कहता है कि हाँ, आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, पढ़ी लिखी भी है। हर्षवर्धन रेखा से पूछता है कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुमको पहाड़े वहाड़े तो आते होंगे। रेखा बोलती है कि हाँ आते हैं। तो हर्षवर्धन बोलता है कि कितने तक पहाड़ा आता है। रेखा बोलती है कि मुझे 100 तक पहाड़े आते हैं। हर्षवर्धन बोलता है कि 10 दहा में 100 वाला। रेखा बोलती है कि नहीं, मुझे 100 दहा में 1000 वाला पहाड़ा आता है। तो हर्षवर्धन बोलता है कि अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने तुरंत ही कहा कि चलो 70, 75, 72 ऐसे करके सुनाओ। तो रेखा सुनाने लगी, ये मोबाइल में कैलकुलेट करने लगा। रेखा एकदम सही सही सुनाई। इस बात से हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो हर्षवर्धन बोलता है कि अच्छा बताओ, ये जो ईंट है इसका क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो रेखा बोलती है कि अरे, आप कहो तो आपके चिमनी की क्षेत्रफल निकाल दूँ, ये जितना एरिया में पूरा भट्ठा है इसका क्षेत्रफल निकाल दूँ, आप जिस ऑफिस में बैठते हो उसका मैं क्षेत्रफल निकाल दूं। तो हर्षवर्धन समझ जाता है, बीटेक किया ही होता है, समझ जाता है कि लड़की तेज है। हर्षवर्धन बोलता है कि नहीं, आपकी बेटी तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है और बहुत खूबसूरत भी है। तो रेखा अपनी तारीफ सुनती है तो हर्षवर्धन को थैंक यू बोलती है। तो जब ये 2 शब्द रेखा के माता पिता अंग्रेजी के सुनते हैं, बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी बेटी अंग्रेजी में कुछ कह रही है। तो रेखा के पिताजी बोलते हैं कि क्या हमारी बेटी, आपने जो पूछा सही सही बताया। तो हर्षवर्धन बोलता है आपकी बेटी तो जीनियस है, आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपकी बेटी वाकई में बहुत ही बुद्धिमान है। तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, हर्षवर्धन भी अपने घर चला जाता है। और फिर दोस्तों, एक दिन हर्षवर्धन चला जाता है अपनी दीदी के पास और 2-3 दिन उधर ही रह जाता है। इधर रेखा रोज उसका इंतजार कर रही होती है कि आज नहीं आए, कल नहीं आए। तो हर्षवर्धन 2-3 दिन बाद फिर वापस आता है। तो तुरंत वो देखने के लिए आता है कि चलता हूँ, रेखा का हाल चाल लेता हूँ, देखता हूँ कि वो किस हाल में है। जब हर्षवर्धन जाता है तो वहाँ रेखा उसको मिलती ही नहीं। ऐसे ही फिर एक दिन बाद आता है, रेखा नहीं मिलती। ऐसे हफ्ते बीत जाते हैं तो रेखा नहीं मिलती है, परेशान हो जाता है कि कहाँ चली गई। फिर उसके बाद एक दिन आता है तो देखता है कि रेखा उसी जगह काम कर रही है, इधर उधर ईंट को हटाना ये वो काम करती रहती थी। तो काम कर रही है तो उसके पास जाता है, बोला कि अरे बताओ, तुम इतने दिन से कहाँ थी, मैं रोज रोज आके तुमको ढूंढता था, बताओ तुम कहाँ चली गई थी। रेखा बोलती है आप भी तो 2-3 दिन के लिए गए थे कहीं, बताओ कहाँ गए थे। तो हर्षवर्धन बोलता है कि मैं अपनी दीदी के पास गया था, उनकी शादी करानी है तो उनसे थोड़ा बातचीत करने के लिए गया था। तो रेखा बोलती है कि दीदी के शादी के लिए गए थे, बताओ कि आपकी शादी हो गई है। हर्षवर्धन बोलता है कि हाँ, वो मजाक ही मजाक में बोल देता है कि हाँ मेरी शादी तो हो गई है। तो रेखा का खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा सा जाता है, उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर्षवर्धन बोलता है अरे यार क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो गई। तो रेखा बोलती है कि आपकी शादी तो हो गई है, आप जाओ अपने परिवार में खुश रहो, मुझे अपना काम करने दो। हर्षवर्धन समझ जाता है उसकी मायूसी का राज,
तो बोलता है कि अरे नहीं पागल, मैंने तो मजाक किया था। तो रेखा बोलती नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो, आपकी शादी हो चुकी है। हर्षवर्धन बोलता है कि अरे यार तुम्हारी कसम, मेरी शादी नहीं हुई है। रेखा फिर बोलती है कि नहीं, आपकी शादी हो चुकी है। हर्षवर्धन बोलता है कि अरे कसम भी खा रहा हूँ तुम्हारी, बताओ अब क्या करूँ। तो फिर हर्षवर्धन पूछ रहा है कि अच्छा बताओ, तुम कहाँ चली गई थी, 1 हफ्ते तक नहीं थी। रेखा बोलती है पास के भट्ठे पर कुछ अर्जेंट काम था, वहाँ पे हम लोग काम करने के लिए चले गए थे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं थी। रेखा बोलती है कि आप गए तो चला आना चाहिए, दिन भर में कोई आपका इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन बोलता है कि कौन मेरा इंतजार करेगा। तो रेखा बोलती है कोई लड़की आपके भट्ठे पे काम करती है, मजदूर है, गरीब है, आपको उसकी याद कहाँ आएगी। हर्षवर्धन उसका इशारा समझ जाता है, दोनों की आंखें मिलती है और दिल इशारा करता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, उनको वो भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, कोई हमको देख लेगा और हम क्या कर रहे हैं। 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 1 मिनट, 2 मिनट, वो एक दूसरे के गले लिपटे रहे। उधर से रेखा की माँ आ रही थी, ये सब देख लेती है तो वो किसी चीज से आवाज करती है, फेंक के पत्थर वत्थर वगैरह आवाज करती है कि इनका ध्यान टूटे और ये नॉर्मल हो जाए। तो ऐसा ही होता है, आवाज सुन के दोनों लोग दूर दूर हो जाते हैं। रेखा की माँ आती है, कहती अरे भैया आप धूप में क्या कर रहे हो, इससे क्या बात कर रहे हो, ये अपना काम भी नहीं करेगी, आपसे बातें ही करती रहेगी, आप जाओ अपने ऑफिस में आराम करो। तो हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि चलो किसी को तो कुछ पता नहीं चला, और वो एकदम खुशी में जा रहा था, एकदम खुश था, हौसला उसका एकदम बुलंद था। और वो घर जाता है, गाड़ी निकालता है, मार्केट की तरफ निकल जाता है। और इधर रेखा की माँ रेखा की खबर अच्छे से लेती है, कहती है कि देख ये लोग बड़े लोग हैं, इनके साथ रहने का सपना छोड़ दे, अगर इनके पिताजी को पता चला तो हमें पूरा परिवार सहित मार के इसी भट्ठे में दफना देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हमारी हैसियत नहीं है उनसे बात भी करने की। ये सब कह के रेखा को डांट के ले जाती है घर। और इधर हर्षवर्धन मार्केट से आता है, रेखा के लिए कपड़े लेता है, मिठाइयाँ, गिफ्ट सब कुछ लेके आता है। दूसरे दिन रेखा के पास पहुंचता है तो रेखा उदास बैठी थी, ये गया, हर्षवर्धन की तरफ रेखा देखती भी नहीं। तो हर्षवर्धन बोलता है कि अरे यार बात तो करो। तो रेखा कुछ नहीं बोलती। हर्षवर्धन बोलता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने आपको कोई गलत बात कही है या बुरा व्यवहार कहा है, बताओ। रेखा बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कल माँ ने देख लिया था और ऐसे ऐसे कह रही थी कि आपके पिताजी को पता चलेगा तो वो लोग हमें मार के इसी भट्ठे में दफना देंगे, आप यहाँ से जाओ, मुझसे बात मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है। 1-2 दिन बीतते हैं, फिर एक दिन वो खाना खा रहा होता है, उसके माता भी होती है, उसके पिता भी होते हैं। तो खाना खाते खाते हर्षवर्धन बहुत हिम्मत बना के कहता है कि पिताजी मुझे शादी करनी है। चौधरी साहब चौंक जाते हैं कि अचानक ये कैसे शादी का मन बना लिया। तो बोलते हैं कि ठीक है, शादी तेरी करनी है, बता, अगर कहीं कोई लड़की वड़की देखी है तो बता भाई, शादी करा देंगे। तो हर्षवर्धन बोलता है कि हाँ मैंने एक लड़की देखी है। चौधरी साहब बोलते हैं कि बता कौन लड़की है। हर्षवर्धन बोलता है कि हमारे ही भट्ठे पे काम करती है, मजदूर सी लड़की है। हर्षवर्धन की माँ बोलती है कि अरे तुझे भेजा था पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से लड़की पसंद करके लाता, ये यहाँ पे मजदूर की लड़की पसंद कर लिया, लोग हमें क्या कहेंगे कि मजदूर की लड़की से शादी कर दिया है बेटे का। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। उसके पिताजी चौधरी साहब बोलते हैं कि अरे यार तुम चुप रहो। चौधरी साहब पूछते हैं कौन लड़की है। हर्षवर्धन बताता है कि वो हमारे जो सुखदेव जी हैं उनकी बेटी है, रेखा नाम है उसका। चौधरी साहब बोलते हैं अपने मुंशी से कि जाओ तुरंत ही सुखदेव, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को लेकर यहाँ आओ। मुंशी जी जाते हैं और रेखा के माता पिता को, रेखा को कहते तुरंत चलो, चौधरी साहब ने तुमको बुलाया है। रेखा की माँ समझ जाती है, लगता है घर में पता हो गया, अब हमारी जान बचने वाली नहीं है। मुंशी जी सबको लेकर चौधरी साहब के घर जाते हैं। जाते ही रेखा की माँ चौधरी साहब के पैर पकड़ लेती है, कहती है मालिक हमें माफ़ कर दो, सेठ जी हमें माफ़ कर दो, हम ये आपका भट्ठा छोड़ के चले जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे, मैं अपनी बेटी को भी लेके चली जाऊंगी, ये नादान है, इससे गलती हो गई। चौधरी साहब बोलते हैं अरे यार सुखदेव,
तुम जो है कि इसको यहाँ से हटाओ। सुखदेव जी अपनी बीवी को उठाते हैं, एक तरफ करते हैं और चौधरी साहब रेखा को और हर्षवर्धन को दोनों को सामने खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि बताओ पहले ये सब तुम लोगों का सिलसिला शुरू किसने किया, गलती किसकी है। रेखा बोलती है कि गलती मेरी है, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे ही इनसे बात नहीं करना चाहिए था, सारी गलती मेरी है, जो भी सजा देना है मुझे दे दो। हर्षवर्धन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही इससे जाके बात किया था, मैं नहीं जाता, बात नहीं करता, ऐसा बात आगे नहीं बढ़ता। चौधरी साहब मुस्कुराने लगते हैं, समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा बेटा इस लड़की को पाके हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों चौधरी साहब कहते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब तुम दोनों की शादी कराएंगे। तो रेखा के पिता बोलते हैं कि अरे मालिक, हमें तो खुद ही पेट भर खाने के लिए नहीं मिलता, दहेज में हम आपको क्या देंगे, बारातियों को क्या खिलाएंगे। चौधरी साहब बोलते हैं कि अरे यार सुखदेव, तुम मेरे भट्ठे पे 15 साल से काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से वाकिफ़ हूँ और तुम्हारे संस्कार जो हैं वो तुम्हारी बेटी में भी होंगे, तो इतनी संस्कारी बहू तुम्हारी वजह से मुझे मिल रही है, बताओ मैं तुमसे दहेज कैसे ले सकता हूँ। तो चौधरी साहब ये बात कहते हैं तो जो सुखदेव जी होते हैं रेखा के पिता बोलते हैं कि मालिक, हम आपके भट्ठे पे पूरी जिंदगी मुफ्त में काम करेंगे। चौधरी साहब बोलते हैं कि अरे यार सुखदेव, अब तुम मेरे समधी हो गए हो, अब तुम काम मत करना, सिर्फ भट्ठे की देखभाल करना। तो ये सब बातें खत्म होती है। जो चौधरी साहब होते हैं वो हर्षवर्धन और रेखा की धूमधाम से एकदम शादी करवाते हैं और अपने घर की बहू रेखा को बनाते हैं और रेखा भी पूरी जिम्मेदारी से उनका घर संभालती है। सभी लोग एकदम खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, लव स्टोरी टाइप थी, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना थी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपका है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए।